हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर वोंगडोंग अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग को यूज कर लेता है, जिसको कि वोंगडोंग सीरीज में फर्स्ट टाइम के लिए यूज कर रहा होता है और इस स्पिरिट रिंग का नाम बटरफ्लाई लाइट होता है। मगर जैसे ही वोंगडोंग इस टेक्निक को यूज करता है तो उसी के साथ ही युहाओ भी अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग की सेकंड टेक्निक को यूज कर लेता है, जो कि स्पिरिट अटैक टेक्निक होती है, जिसके थ्रू वोंगडोंग दोनों ट्विन सिस्टर्स पर मेंटल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सोल पावर की ज्यादा एग्जॉशन होने की वजह से और युहाओ के मेंटल अटैक की वजह से ये दोनों सिस्टर्स यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और इसी के साथ ही युहाओ कहता है मेरा स्पिरिट अटैक मेंटल डैमेज को टारगेट करता है, मगर अगर तो मेरे एनिमी की पावर ज्यादा हो और मैं उस पर इस टेक्निक को यूज करूं तो फिर ये टेक्निक मुझे ही बैकलैश कर सकती है और इससे मैं खुद ही मेंटली डैमेज हो सकता हूं, जिसकी वजह से मैंने वोंगडोंग की स्पिरिट रिंग का सहारा लिया है। मगर कुछ ही सेकंड के इस सीन को देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके साथ ही मास्टर्स वो कहती हैं वोंगडोंग की एबिलिटी इतनी ज्यादा भी पावरफुल नहीं थी कि वो गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को ब्रेक कर पाती। मगर आखिरकार दोनों सिस्टर्स किस तरह से अनकॉन्शियस हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कर युहाओ ने उसकी हेल्प जरूर की होगी, मगर ये कौन सी स्किल थी इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। जिसके साथ ही युहाओ कहता है वोंगडोंग ने 1000 ईयर की स्पिरिट रिंग को यूज किया हुआ है, जिससे कि उसने सिस्टर लांस की स्पिरिट पावर को एग्जॉस्ट करवाने के लिए यूज किया था। और इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा एडवांटेज मुझे मिला है पावर एग्जॉशन की वजह से मुझे इन दोनों पर अटैक करने का चांस मिल गया था और मैंने इन पर मेंटली अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी गार्डियन स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही हुआंग दोबारा से युहाओ पर अटैक करने लगता है तो उसी को देखते ही युहाओ कहता है अभी के लिए मेरा तुम्हारा सामना करने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ ही हुआंग भी दोबारा से अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक पावर कैनन हैमर का यूज करता है और युहाओ पर अटैक करने लगता है। मगर इसी का सामना करने के लिए युहाओ अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक स्पिरिट इंटरफेरेंस का यूज करता है, जिसके थ्रू युहाओ के एनिमी को उसकी लोकेशन का अच्छे से पता ही नहीं रहता। और ये टेक्निक युहाओ के एनिमी पर इस तरह से अप्लाई होती है कि युहाओ का एनिमी मेंटली कुछ मिली सेकेंड्स के लिए डिसेबल हो जाता है और उसकी वजह से युहाओ के एनिमी का निशाना चूक जाता है। जिसके साथ ही युहाओ खुद भी ये बताता है कि मेरी ये टेक्निक एनिमीज के ब्रेन को टारगेट करती है और उनके अटैक्स को शिफ्ट कर देती है। और इस स्पिरिट टेक्निक का नाम स्पिरिट डिस्टर्बेंस है और ये मेरी पहली स्पिरिट रिंग की 4 स्पिरिट टेक्निक्स में से एक टेक्निक है जो कि मुझे मिली है। और इसी के साथ ही हम आते हैं हुआंग के व्यू पर, जो कि अपने अटैक को युहाओ पर मिस होता देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। मगर इससे पहले कि वो और कोई भी अटैक करे शाओ शाओ अपनी स्पिरिट टेक्निक को यूज कर चुकी होती है, जो कि क्वाड्रन स्पिरिट की सेकंड स्पिरिट टेक्निक स्प्रीम स्पिरिट स्टाइल होती है। जिसके साथ जैसे ही शाओ शाओ हुआंग पर अटैक करती है तो अरीना की सारी बेस ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है, जिस सब के अंदर आकर हुआंग नॉकआउट हो चुका होता है। जिसके साथ ही अनाउंसर युहाओ और उसकी टीम को इस मैच का विनर भी अनाउंस कर देती है। और इसी के साथ ही युहाओ की टीम अभी तक हुए सारे मैचेस में से 6 कॉन्टिन्यूस मैचेस को जीत चुकी होती है, जिसके लिए पूरा अरीना हॉल ही काफी ज्यादा मिस हो चुका होता है। जिसके साथ ही वोंगडोंग युहाओ से इस मैच में उसकी स्पेशल हेल्प करने का शुक्रिया अदा करता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ उससे कहता है इस गेम की वजह से हमारी काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो गई हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों को सबसे पहले तो अपनी एनर्जी रिकवर करनी चाहिए और नेक्स्ट मैचेस में तुम सारे मैचेस को मेरे और शाओ शाओ के ऊपर छोड़ सकती हो, जहां पर तुम्हें ज्यादा वर्कआउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं युहाओ टीम वर्सेस युआनची टीम के दरमियान नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि युहाओ और शाओ शाओ अपने स्पेशल मूव्स का यूज करते हुए आसानी से जीत लेते हैं। और उसी के साथ साथ युहाओ और शाओ शाओ दोनों ही इस मैच में काफी अच्छा टीम वर्क भी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली रिदम वाइज चल रहा होता है। जिसके साथ ही इस मैच को जीतने के बाद युहाओ की टीम 7 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस को जीत चुकी होती है। जिसके साथ ही 8th मैच स्टार्ट होता है, जिस मैच में आल्सो युहाओ अपनी स्पिरिट शेयरिंग को शायद से शाओ शाओ के साथ भी शेयर करता है और इसी के थ्रू ही ये लोग इस मैच को भी जीत जाते हैं। जिस मैच को जीतने के बाद इनकी टोटल 8 विनिंग्स हो जाती है। जिसके बाद स्टार्ट होता है 9th मैच, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही युहाओ अपने टीममेट्स को अपनी पावर को बूस्ट करने से रोक देता है और इस मैच में युहाओ अपनी टेक्निक्स के साथ साथ तांग्स क्लैन की टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है। जिस सर्व के बाद युहाओ की टीम 9th मैच को भी आल्सो जीत जाती है। जिसके बाद स्टार्ट होता है 10th मैच, जहां पर युहाओ शाओ शाओ और वोंगडोंग तीनों ही मिलकर वर्क करते हैं और एक साथ टीम वर्क करते हुए आल्सो अपने एनिमीज को बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली हरा देते हैं। और हराने के साथ साथ वोंगडोंग हमेशा की तरह ही अपने ओपोनेंट्स की काफी ज्यादा अच्छे से धुलाई भी करता है। जिस सब के बाद इनके 10th मैचेस मुकम्मल होते ही
ये लोग एरिया 31 के सारे मैचेस में फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं, जिनकी इन सारी विक्ट्रीज को देखकर युहाओ की टीम के लिए पूरा अरीना हॉल ही काफी ज्यादा मिस हो चुका होता है। इवन के मास्टर जुवो भी इन सब की परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा मिस होती हैं और इन सब की परफॉर्मेंस से एग्री भी होती हैं। जिस सब के बाद जैसे ही शाम के वक्त युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही अपने क्वार्टर्स में छा रहे होते हैं, तो उसी के साथ ही क्वार्टर्स में जाते हुए भी युहाओ के सारे टीममेट्स ही उसे कंग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग से कहता है, तो आखिरकार हमारा न्यू स्टूडेंट एग्जाम की फर्स्ट फेज आज के दिन फाइनली मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट के कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की है, जहां से मुझे लगता है कि हम लोगों को आ रहे कंपटीशन की सेकंड स्टेज के लिए भी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मगर वोंगडोंग यहाँ पर अपने ख्यालों में ही इतना खो चुका होता है कि वो युहाओ की कोई भी बात भी नहीं सुन रहा होता, जिस सब को लेकर युहाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिसके साथ ही वोंगडोंग उससे कहता है, आज के दिन के मैच के बारे में मैं काफी देर से ही सोच रहा था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन के मैच में कुछ ना कुछ गलत बात जरूर थी। मेरी सेकंड स्पिरिट रिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग तो जरूर है, क्योंकि वो एक 1000 ईयर की स्पिरिट रिंग टेक्निक है, मगर वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को इतनी ज्यादा आसानी से नॉकआउट कर पाए। और तब के वक्त मैं ऐसा भी फील कर रहा था कि तुम उस वक्त अपनी स्पिरिट पावर को गैदर कर रहे थे, जो कि शायद से तुम स्पिरिट डिटेक्शन के लिए ही कर रहे थे, मगर तुम्हारे ऐसा करने के बाद ही उन दोनों की स्पिरिट टेक्निक भी एकदम से ही वैनिश हो गई थी। जहाँ से मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया है। जो सुनते ही युहाओ अपने माइंड में सोचने लगता है कि ब्रदर टियानमेंग ने मुझे किसी को भी ऐसा बताने से मना किया है, और ये बताने से भी मना किया है कि मेरी फर्स्ट स्पिरिट रिंग में ही 4 स्पिरिट टेक्निक्स मौजूद हैं। मगर वोंगडोंग और मैं भी काफी देर से ही एक दूसरे के फ्रेंड हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ही कल्टीवेशन करते आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ वोंगडोंग मुझे काफी ज्यादा अच्छे से समझता है। जहाँ से मुझे ये समझ में नहीं आता कि वोंगडोंग को मुझे झूठ बताना चाहिए या फिर सच बताना चाहिए, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि क्या मैं वोंगडोंग के साथ झूठ बोलने के बाद उसका ट्रस्ट जीत पाऊंगा या फिर नहीं। जिस सब के बारे में युहाओ भी एक प्लान बनाने लगता है, और उसी के साथ जैसे ही ये दोनों अपने क्वार्टर्स में आ जाते हैं, तो उसी के साथ ही युहाओ उसको एक झूठ बनाकर बता देता है, जो सुनते वोंगडोंग काफी ज्यादा शॉक होता है। और उसी के साथ ही युहाओ से पूछता है, ओरिजिनल बॉडी आर्मर स्पिरिट आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके साथ ही युहाओ उसे बताता है, मैंने ऐसा सुना है कि मेरी माइंड आइस के पास एक ऑब्जेक्ट गार्डियन स्पिरिट मौजूद है, और ऐसा कहा जाता है कि इस गार्डियन स्पिरिट के पास काफी ज्यादा मिरेकल्स मौजूद हैं, और ये जो चाहे वो कर सकती है। और उसी के साथ साथ पर्पल डीमन आइस को प्रैक्टिस करने के बाद मेरी स्पिरिचुअल आइस म्यूचुएट हो चुकी थी। जो सुनते वोंगडोंग और भी शॉक होता है। जिसके साथ ही युहाओ उसे बताता है, मेरी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक के दौरान मुझे जैसे ही अपनी पहली स्पिरिट टेक्निक मिली थी, तो उसका काम मेरी स्पिरिचुअल पावर को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना था, जिसके थ्रू मैं अगर चाहूँ तो किसी की भी स्पिरिट पावर तक को भी शेक कर सकता हूँ। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग को इसी टेक्निक को यहीं पर यूज कर दिखाता है, मगर वोंगडोंग को यहाँ पर युहाओ की स्पिरिट पावर का छोड़कर इस बल्ब की टेंशन लग जाती है। जिसके साथ ही वोंगडोंग अपनी थ्योरी बताता है, और उसी के साथ ही युहाओ से कहता है, अभी के लिए मुझे समझ आ चुकी है कि तुम्हारी स्पिरिट टेक्निक को किसी वक्त भी सपोर्ट टाइप से चेंज कर अटैक टाइप में चेंज किया जा सकता है। मगर मैंने ऐसा सुना है कि आज से पहले भी काफी ज्यादा ऐसे लीजेंड्स गुजरे हैं जिनकी ओरिजिनल गार्डियन स्पिरिट सपोर्ट टाइप थी, मगर मुझे ऐसा बिलीव करने में नहीं आ रहा। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही युहाओ उससे कहता है, मैं इतना ज्यादा अमेजिंग भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी सिस्टर लांस की यूनिफिकेशन टेक्निक को डिफीट करने की सिर्फ यही वजह थी कि तब के वक्त तुम अपनी 1000 ईयर्स की स्पिरिट रिंग को यूज कर रहे थे, जिसके थ्रू स्पिरिट रिंग को डिफीट करने के लिए उनकी काफी ज्यादा सोल पावर एग्जॉस्ट हो रही थी, और तब के वक्त ही मैंने साइमल्टेनियसली किसी को बताए बिना ही अपनी टेक्निक को यूज कर दिया था। और जब के वक्त मैंने ऐसा किया था तो उन लोगों को इस बात की समझ में नहीं थी आ रही कि आखिरकार ये अटैक उन पर कहां से हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे टाइम पर काउंटर अटैक नहीं कर पाए। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग कहता है, मगर उन दोनों सिस्टर्स की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक भी काफी ज्यादा अमेजिंग थी। मगर क्या हो अगर हम दोनों के पास भी गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक हो, तो ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात होनी थी। जो सुनते युहाओ कहता है, फ्यूजन ऑफ गार्डियन स्पिरिट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज हाई डिग्री की कंपैटिबिलिटी होना है। अगर तो दोनों पर्सन्स की गार्डियन स्पिरिट अच्छे से एक दूसरे के साथ मैच कर जाती है, तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो दोनों पार्टीज काफी ज्यादा अमेजिंगली पावर को फील कर सकती हैं, और उनकी पावर में काफी ज्यादा अमेजिंग चेंजेस भी आ सकते हैं। और हम लोग एक दूसरे के साथ 3 मंथ से ज्यादा टाइम ही रह चुके हुए हैं, तो क्या तुमने कभी मेरे साथ रहते हुए रिलैक्स फील किया है? जो सुनते ही वोंगडोंग काफी शॉक होता है, मगर उसी के साथ ही युहाओ को कोई क्लू दिए बिना ही उससे कहता है, हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं।
जिसकी वजह से हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर बात असल में ये है कि जैसे ही मैंने पहली मर्तबा तुम्हारी स्पिरिट डिटेक्शन एबिलिटी को रिसीव किया था तो तब के वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम्हारी ब्रेथ मेरे काफी ज्यादा क्लोज है, जो सुनते ही युहाओ काफी शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों अपनी स्पिरिट्स को मैच करवा सकते हैं? तो फिर अगर ऐसी बात है तो हम दोनों को अभी ही फिजिकल कांटेक्ट करना चाहिए। जो सुनते वांगडोंग काफी शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है स्पिरिट पावर को अपने ओपोनेंट की बॉडी में फ्लो करवाने के लिए हमें अपना फिजिकल कांटेक्ट करवाना जरूरी तो होता है। मगर युहाओ यहाँ पर जबकि वांगडोंग को भी अपना ब्रदर ही समझ रहा होता है तो वो वांगडोंग के साथ मजाक करना स्टार्ट कर देता है और वांगडोंग यहाँ पर सेम गर्ल्स वाली हरकतें कर रहा था। इवन के यहाँ से भी युहाओ को इस बात की समझ नहीं आती कि वांगडोंग ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके साथ ही वांगडोंग युहाओ को सिर्फ अपने हाथ के साथ हाथ मिलाने की इजाजत दे देता है और इसी के साथ ही युहाओ उसे पकड़कर अपने बेड पर ले आता है और आते ही उसे अपने हैंड्स के थ्रू फिजिकल कांटेक्ट करने का कहता है, जिस पर वांगडोंग भी मान जाता है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो उसी के साथ ही इन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे की बॉडीज के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस सब प्रोसेस के अंदर ब्रदर टियानमेंग को भी जाग आ जाती है। और इसी को फील करते ही टियानमेंग कहता है युहाओ सच में काफी ज्यादा लकी इंसान है। जिस डायलॉग के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।